संजू जी। भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अच्छा भाभी जी, प्रश्न नंबर 46, पेज नंबर 10। इसमें आया है ना कि अपर्याप्त नामकरण वाला। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें है ना कि पर्याप्त की निश्राई में ही अपर्याप्त नामकरण वाले जीव उत्पन्न होते हैं। तो हम्म, भाभी जी वो पर्याप्त हो जाते हैं अपर्याप्त नामकरण वाले? वो जितनी अपनी स्थिति होते हैं उतनी पाते हैं फिर? हाँ। अपर्याप्त में तीन पर्याप्तियां तो पूर्ण करेंगे। अपर्याप्त जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना हाँ काल करेंगे। हाँ। तो भाभी जी मेरा पूछना यही था कि वो जो अपर्याप्त वाले जीव है वो पर्याप्त होंगे ही होंगे, नहीं या काल नहीं भी कर सकते हैं जैसे? नहीं, दो नाम कर्म है ना, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। हाँ हाँ जो हाँ पर्याप्त नाम कर्म वाले उत्पन्न होते हैं वो तो पर्याप्त होकर ही काल करते हैं। बीच हाँ। में उनके उपक्रम नहीं लगेगा, पर्याप्त होने के बाद ही काल करेंगे। और जो अपर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, वो इंद्रिय हम्म, पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद काल कर जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है भाभी जी, एक और था मेरा। हाँ ये ना, प्रश्न नंबर 73, केस नंबर 15, 15। हाँ बोलिए। पढ़ू। हाँ जिस मूल को तोड़ने पर समान चक्राकार दिखाई दे। तो भाभी जी समझ में नहीं आया, चक्राकार बोले गोल? है ना, आलू को आप बंधारोगे तो वो हम्म, पूरा चक्कर गोल गोल ही रहेगा, उसमें बीच में ऊंचा नहीं रहेगा। ऐसे तो अपना प्रश्न उठेगा कि अगर खीरा भी बंधारो तो उसमें भी हाँ अपने को में नहीं दिखता है, अपने को तो लगता है स्मूथ ही है, एकदम वैसा हाँ। ही है। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में उसमें कुछ ऊंचे नीचे भी रहते हैं। ये तो एकदम चक्राकार ही रहता है। प्याज आलू इनको बंधारो तो बीच में वो पूरे गोल गोल ही रहेंगे, खंडित नहीं होंगे। शबी उनका जो शरीर है ना, शरीर ही है वो अनंत कायिक जीवों का। तो वो पूरा का पूरा अपने अंगुलियों में देखो, अपने को समान भी दिखे तो कुछ ऊंचा नीचा होता है। तो साधारण हम्म, शरीर एक में भी कुछ ऊंचा नीचा होगा, इनमें नहीं होता है। सभी समान होगा। पूरा का पूरा जैसे समतल भूमि होती है ना, या कोई पॉलिश किया हुआ मार्बल हो हाँ। तो एकदम रहता है, वैसे ठीक है। रहेगा वो। ठीक है भाभी जी। हुआ। कमला जी, सभी से हाँ, निवेदन है कि अगर आपकी जिज्ञासा प्रज्ञापना सूत्र से संबंधित है तो ही हैंड रेज रखे। अन्य कोई जिज्ञासा है या भगवती जी से है तो शनिवार की क्लास में समाधान लेने का भाव रखें। अ, कमला जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम भाभी जी। हाँ इसी में प्रश्न नंबर 73 में जो आगे की लाइन है ना, इसी प्रकार कंद यावत बीज तक 9 भेदों तक जानना चाहिए। तो 10वां भेद कौन सा छोड़ दिया है? 10वां मूल है ना। मूल, अच्छा, मूल में तो होते ही है अनंत का। मूल की बात कह दी, उसी की तरह शेष 9 का जानना चाहिए। तो फिर दस, ऐसे फल फूल पत्ते हैं, तो उनमें अनंत का जब वो एकदम छोटे होते हैं तब जानना। नहीं नहीं, बड़े होके भी कई अनंत कायिक रहते हैं। जैसे गुलाब का फूल है तो नहीं, वो हर उसको। हर फूल में नहीं। कई फूल और अच्छा। नाम दिए हैं, सभी फूल नहीं। जो अनंत, कई अनंत कायिक होते हैं, कई प्रत्येक शरीरी होते हैं। ये अनंत कायिक की बात चल रही है यहाँ। हाँ, हो तो सकते कुछ हैं, हाँ 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 के हाँ। भेद होते हैं। हाँ, और दूसरा प्रश्न है कि ये गोले जो बताए ना, प्रतर में गोले हैं, तो हम्म, गोले पूरे लोक में कितने हैं? असंख्यात लोकाकाश प्रमाण ही है गोले, या उससे भी ज्यादा? एक गोले के ऊपर दूसरा गोला शुरू होता है, ऐसे कुछ सुना है। उसकी तो गणना। जैसे ही एक गोला एक आकाश से एक मिनट आप रुकिए आवाज आंटी। नहीं आ रही? हाँ हाँ, आंटी समाधान दे रहे हैं। पूरा जी। आंटी। प्रश्न तक सुनाई नहीं पड़ा, या तो मेरे नेटवर्क का आंटी है। वो बोल रहे हैं कि गोले लोक में कितने हैं, असंख्यात आकाश तो देख तो उतने हैं क्या? हाँ। अच्छा, उतने ही समझ है ना, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं। नहीं, जी। अच्छा, और आलू के छिलके में अब वो असंख्याता जीव है या अनंता होंगे? इसका कोई स्पष्टीकरण है नहीं। अच्छा, क्योंकि छिलका तो एकदम अलग उतर जाता है, और अनंत अंदर अनंत काइक है, या ऐसा कुछ? वनस्पति का पूरा हर चीज का अभी स्पष्टीकरण अच्छा। उपलब्ध। हाँ 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 जी। और एक प्रश्न और है कि जैसे पृथ्वी काय के एक पृथ्वी काय का जीव है, उसकी निश्रा में असंख्यात जीव उत्पन्न होंगे, हम्म, बराबर? तो वो हाँ। अपने, वो उसके अवगाहना बढ़ जाती है क्या जब पृथ्वी काय के साथ, मतलब उससे कैसे, उसके नेश्रा में कैसे उत्पन्न होते हैं, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं, नेश्रा यानी उसके आश्रित में। जैसे अपन भूमि के आश्रित खड़े हैं ना, तो पहले हाँ परिणाम कर्म का जीव उत्पन्न होगा और हाँ वहां पर
असंख्य अपर्याप्त जीव रहेंगे। एक जीव अच्छा, तो उत्पन्न ही पृथ्वी का कि एक ही पर्याप्त नाम कर्म का उत्पन्न हो गया। एक जीव तो हमें दृष्टिगोचर भी नहीं होगा, एक कण में उसमें भी असंख्य जीव है जी। असंख्य शरीरों का एक पिंड हमें नजर आता है ना। नमक का एक कण ले लो तो एक जीव तो होगा नहीं, उसमें नहीं भी होगा। असंख्य जीव होते हैं। तो उसकी जब गणना बता रहे हैं कि बादर में पर्याप्त से अपर्याप्त असंख्य गुणा है, तो इसका दे रहे हैं गणित से निकालकर कि जहाँ एक जीव है वहाँ असंख्य अपर्याप्त नाम कर्म वाले जीव है। वो उससे जुड़े हुए ही होते हैं, मतलब उसके आश्रित, मतलब उसके ऊपर, मतलब उसके वहां रहते हैं। अच्छा, उसके आसपास ही रहते हैं जी। और उससे कोई जैसे नमक के ऊपर असंख्याता आके उत्पन्न हुए तो उनकी अवगाहना मतलब अपने को ज्यादा नहीं दिखेगी, जैसे एक नमक की डली है और उस पे नहीं, तो यहाँ नमक की डली तो यहाँ होगा नहीं, नमक तो होगा या तो नमक के पानी में या जहाँ वो खानों में नमक होता है, पत्थर का नमक निकलता है उसमें होगा। अचानक तो यहाँ आके उत्पन्न होंगे नहीं। अच्छा। अचानक का एक जीव जैसे सोना है तो सोने की खान में होगा, अचानक कहीं उत्पन्न नहीं होता है। हर योनि में यही बात है, सब अपनी अपनी योनि में उत्पन्न होता है। मनुष्य उत्पन्न होगा, माँ की योनि में उत्पन्न होगा। अच्छा, मतलब वो उसकी निष्ठा में उसके सहारे ही रहते हैं और फिर काल कर जाते हैं। हाँ जी। विनीता जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 55 पेज 12। आज हैंडरेज ज्यादा है सर, एक एक दो दो प्रश्न का ही लक्ष्य रखें। अच्छा ठीक है। तो भाभी जी इसके अंदर जो है ना कि बहुबीजक वृक्षों के 10 भेदों और बहुबीजक आंसर में फर्स्ट पॉइंट में बहुबीजक वृक्षों के प्रथम 6 भेद, तो 6 भेद ये कौन से वे? लाइन से गिनो। 10 भेद कौन सा बोल रही हो? ये क्वेश्चन नंबर 55। 55 में 60। आंटी ये 6 भेद आपने क्वेश्चन नंबर 53 के फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं। 53 के फर्स्ट पॉइंट 1 मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा और प्रवाल, ये क्या? ये 6 हो गए ना। अच्छा, और फिर 10 दे दिए तो 10 में से फिर ये 6 हो गए, फिर 7वां प्रत्येक पत्ते प्रत्येक जीव वाले, फूल 8वां, फल बहुत बीज वाले 9, और फल और 10 हो गए 10 ना। है, 10 भेद दिया है इसमें 10, तो 10वां कौन सा हुआ? बीज हुआ ना 10वां। नहीं, तो ये तो 9वां हुआ ना, 9वां हुआ। नहीं, 10 हो गए ना। फल अलग 6 बीज भेद आ गए, 6 भेद देखो, आ गए ये वाले। मैं बोलूं 6 भेद हाँ, हो गए, फिर पत्ता, फिर फूल, 7 हाँ, 8 हो गए, 9वां हाँ। फल, 10वां बीज। अच्छा, ये 10वां हुआ, वही मैं कैलकुलेशन कर रही थी, नहीं मिला। अच्छा, 10 भेद के नाम दिए हुए होंगे ना पीछे, इधर भी ऐसे दिए हुए। पॉइंट 353 में भी, पॉइंट 3 में देखो पुष्प है, पहले 6, फिर 7वां पत्ते, 8वां पुष्प, 9वां ये और बीज अलग दे दिया। 10वां हाँ ठीक है बाबू जी, हो गया। अच्छा, एक है ना, बस एक ही और पूछूंगी फिर बाद में। और ये क्वेश्चन नंबर ये लास्ट का हुआ था जो 80, क्वेश्चन नंबर 80 पेज 17। हाँ बोलो। ये वाला एक बार समझा दीजिए ना, आधा पर्दा समझ में आया। प्रत्येक वनस्पति काय के पर्याप्त जीव असंख्य है। प्रत्येक वनस्पति काय में असंख्य जीव, प्रत्येक वनस्पति काय किसे कहते हैं? एक शरीर में एक जीव। तो जीव कितने होते हैं? प्रत्येक शरीरी जीव असंख्य ही है। सिर्फ निगोद में जीव होते हैं। ये घनीकृत लोक के, लोक का घन करो असत कल्पना से, 7 रज्जु लंबा, 7 रज्जु चौड़ा, 7 रज्जु मोटा। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को गुणा करने से घन आता है ना। हाँ ठीक है, तो वो लोक का घन चारों तरफ से जो होगा उतने आकाश प्रदेश। नहीं, घनीकृत लोक के असंख्यतम भाग मात्र है। पूरा ये लोक हो गया, मान लो कि ये घनीकृत लोक है, 7 रज्जु लंबा, चौड़ा, मोटा। इसके एक असंख्यतम भाग में जितने आकाश प्रदेश हैं उतने प्रत्येक वनस्पति के पर्याप्त जीव है। ओ अच्छा, अब समझ में आ गया। और सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक वनस्पति काय के अपर्याप्त जीव असंख्य लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। इसमें तो अपन ने कह दिया सिर्फ इतना सी, असंख्यतम भाग जितना मैंने निब लगाई है उतना। और उसमें कह रहे हैं कि ऐसे पूरा एक लोक के असंख्य लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश है उतने अपर्याप्त प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है। तो बहुत ज्यादा, मतलब टू मच, मतलब इसकी गणना नहीं, उतना बड़ा हो गया। असंख्य गुणा का अंतर है। अरे ठीक है बाबू जी। और था
और नहीं पूछूंगी अभी, ठीक है। प्रतिभा जी, प्रणाम इसके भाभी बाद जी। नाम लिख लेते हैं आंटी, एक बार रीडिंग शुरू करेंगे। किसी ने गणिकृत लोक का वर्णन पूछा है ना, वैसे तो आगे आ जाएगा, प्रश्न संख्या 967 इसी किताब की, पेज नंबर 287, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। विनीता, प्रतिभा जी। हाँ भाभी जी, प्रश्न 81, ये जो प्रश्न है कि प्रत्येक वनस्पति काय का, इधर में प्रश्न हो रहा है कि प्रत्येक वनस्पति काय में, और इधर में हम आंसर दे रहे हैं कि कदाचित संख्य कदाचित असंख्य। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बनाने वाला जीव एक हुआ और उसके आश्रित जीव कोई नहीं, जीव कोई नहीं बना रहा है, जीव सब स्वतंत्र है, अपने आप आकर उत्पन्न हो रहे हैं। जहाँ एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव उत्पन्न होगा, किसी वनस्पति संख्या ही है, मान लो कि संख्या जीव वृक्ष नारियल आदि, वहाँ असंख्य जीव कैसे आके उत्पन्न होंगे? वहाँ असंख्य ही उत्पन्न होंगे। जो असंख्य जीव वाली है उसमें असंख्य जीव उत्पन्न होंगे। इसको हम संख्या प्रत्येक वनस्पति फिर क्यों बोलते हैं? है, इसको फिर हम प्रत्येक वनस्पति क्यों बोल रहे हैं? जैसे आम प्रत्येक वनस्पति हो गई ना। हम प्रत्येक वनस्पति हो गया। इसमें भगवती सूत्र में भी वर्णन आया हुआ है ना, वृक्ष कितने प्रकार के हैं, संख्य जीवी और असंख्य जीवी वृक्षों का उल्लेख है 8वें शतक में। मतलब एक वनस्पति क्वेश्चन नंबर 2030 के आसपास है कुछ तो। इसमें है ना, कोई जो संख्य जीवी वृक्ष है, मान लो भगवान कह ही रहे हैं कि इस टोटल वृक्ष में संख्य जीव है, तो वहां असंख्य कैसे आएंगे? अच्छा, टोटल इसका सब मतलब हाँ। 10 भेद मिला के संख्यात जीव है उसमें। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। और बाद में पूछ लें। नहीं है तो सही, लेकिन बाद में पूछ लें। हाँ सुनीता जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 54, भाभी जी उसकी लास्ट लाइन है, तथा स्वभाव से समान वर्ण गंध रस स्पर्श के उदय वाले। तो भाभी जी जिसका समान वर्ण गंध रस स्पर्श होगा तो योनि भी एक ही मानेंगे ना? फिर योनि उनकी, जैसे अपने बोलते हैं ना 7 लाख, तो वो योनि सब उनकी सबकी एक समान है? एक योनि में अनेक जीव आकर उत्पन्न होते हैं ना। गोबर एक योनि है, कितने प्रकार के जीव, तो इसी प्रकार ये तना है, मान लो वृक्ष का कितने मोटे मोटे तने रहते हैं, तो पूरा वो जीव है। कितनी आश्चर्य की बात है, सभी जीव ये ऐसे काले वर्ण वाले, इसी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले आके उत्पन्न हो गए और पूरा इतना मोटा तना बन गया वृक्ष का। तो फिर भाभी जी यही हो गया ना, जो अपने मानते हैं ना 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कब का है, तो इसका मतलब ये योनियां ऐसे बन गई कि कहीं कहीं जगह पर वर्ण गंध रस स्पर्श की समानता है। समान वर्ण गंध रस, एक सेकंड आए, भूल से बंद कर दिया था। हाँ बोलो सुनीता। तो भाभी जी वर्ण गंध रस स्पर्श के जो आधार पर समानता बन गई ना योनि की, तो फिर उसी आधार से अपने वो गिन लेते हैं ना कि 7 लाख पृथ्वी का है। हाँ। और एक भाभी जी जो घनीकृत लोक का है असंख्यतम भाग है, वहां पर प्रतर लेना है ना, घनीकृत लोक के प्रतर के असंख्यतम भाग मात्र है। बस छोटा सी भाग जैसे कह दिया प्रतर, उसमें क्या दिया, काय स्थिति में आगे प्रतर शब्द नहीं लगाया। मैंने तो मूल में देखा था, तो इसमें बुक में दिया हुआ था कि घनीकृत लोक के प्रतर के असंख्यतम भाग मात्र है, क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में क्या देख लेती तुम? हाँ मैं एक बार देख तो ली थी, फिर भी आप भी देख लेना। फिर भी देख एक बार, जिनके प्रतर पास है ना हो सब देख लेना। वह प्रश्न 80 का शकुंतला चेक। जी। हाँ हो गया मेरा। शकुंतला जी का ले लेते हैं, बाकी नाम लिख लिए फिर बाद में पूछ लीजिएगा। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ आंटी जी मेरा प्रश्न है कि ये जो 52 के अंदर आपने वृक्ष के 2 भेद बताए, एकास्तिक वृक्ष और बहुबीजक वृक्ष, तो ये हम डिवाइडेशन जो कर रहे हैं वो फल के आधार पे कर रहे हैं? हाँ, उन वृक्षों के अंदर लगने वाले फल के आधार पे? देखिए परिभाषा भी यही है ना, जिन वृक्षों के प्रत्येक फल में एक गुठली या एक बीज होता है। अच्छा, तो फिर आंटी जी आपने इसमें जो एकास्तिक बीज वृक्ष है उसमें नीम का उदाहरण दिया, तो नीम का मतलब क्या समझना? नीम का फल आते हैं ना, वो जो निम्बोली जिसको बोलते हैं, हाँ वो समझना इसके अंदर। हाँ। और जो वृक्ष के ये कंद मूल होते हैं ये हमेशा अनंत कायिक नहीं होते हैं? नहीं, जड़ जो रहती है वो हमेशा अनंत कायिक नहीं रहेगी? बिल्कुल ही नहीं, प्रत्येक शरीर में 10 भेद लिए हैं ना, अभी चला था ये प्रश्न। हाँ वो है, इसमें असंख्यात बताए हैं, तो जो जड़ रहती है वो हमेशा अनंत कायिक नहीं होगी इसका मतलब? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और ये जो खर और लक्षण, हाँ बोलिए।
खर और संलक्षण पृथ्वी का के उदाहरण हैं, तो ये तो आंटी जी एग्जाम्पल है। वैसे अगर हम खर और संलक्षण का अंतर करना चाहे तो क्या कहेंगे? खर पृथ्वी क्या है और संलक्षण पृथ्वी क्या है? खर कठोर, खर यानी कठोर, हीरा आदि कठोर गिने जाते हैं। खर पृथ्वी का ही है, चट्टाने आदि रहती है बड़ी बड़ी, वो संलक्षण में आ जाती है, चिकनापन रहता है जिन मिट्टी आदि में। मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं आंटी? हाँ, मुल्तानी मिट्टी ले, चिकनी रहती है ना, ऐसे भी चिकनी रहती होगी, भीगने के बाद तो चिकनी होती है, पहले भी रहती होगी थोड़ी चिकनी। वो संलक्षण पृथ्वी के अंदर आपने जो उदाहरण दिए ना आंटी जी की 5 वर्ण की मिट्टी, तो हाँ। 5 वर्ण की मिट्टी तो फिर कठोर ही होगी। नहीं नहीं, मुल्तानी मिट्टी अभी नाम बोली है ना, वो मिट्टी तो गिनी फिर जाती मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी है। अच्छा, ठीक है आंटी जी। है ना? शोभा आंटी, प्रश्न संख्या 82 से पढ़िए। गुलाब देवी जी पुथरा और सुमन जी पुतौड़ा है, आपका 2 का फिर बाद में ले लेंगे, एक बार तो 2:45 हो गए ना, पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रणाम शोभा आंटी। विकेंद्रीय जीवों की प्रज्ञापना पद 1, प्रश्न 82। द्विंद्रिय जीव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, द्विंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं, यथा शंख, कौड़ी, सीप, जोंक, पुलाकृमि, मल द्वार में उत्पन्न हो। इसको क्रिमिक कर दो, या क छूट गया है। पुलाकृमिक मल द्वार में उत्पन्न होते हैं। कुक्षी कृमिक उदर में उत्पन्न होते हैं। ये सभी समुच्छिन और नपुंसक तथा पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 प्रकार के होते हैं। इनकी 7 लाख जाति कुल कोटि योनि प्रमुख है। प्रश्न 83, समुच्छिन शब्द का क्या अर्थ है? जो बाह्य कारणों उद्गलों के संयोग से गर्भ के बिना अपने योग्य उत्पत्ति स्थान में स्वतः उत्पन्न होते हैं, उन्हें समुच्छिन कहते हैं। ये असंगी ही होते हैं। निरिक देवता को समुच्छिन क्यों नहीं कहते हैं? वो भी तो अचानक जाके वहां उत्पन्न हो जाते हैं, वो संगी ही होते हैं। ये असंगी होते हैं, उन्हें समुच्छिन कहते हैं, उन्हें समुच्छिन नहीं कहते निरिक देवता को। प्रश्न 84, जाति कुल कोटि योनि शब्द का क्या अर्थ है? पूर्वाचार्यों ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। 1, जाति से तिर्यंच गति। 2, कुल यानी सजातीय जीवों का समूह। 3, कोटि यानी प्रकार। 4, योनि यानी उत्पत्ति स्थान। जैसे गोबर में अनेक कोटि यानी प्रकार के कृमि, कीट आदि उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 85, त्रिंद्रिय जीव कितने प्रकार के हैं? त्रिंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं, यथा कुंथु अति सूक्ष्म कीट, पिपीलिका चींटी, दीमक, घुन, झिंगुर, जूं, खटमल आदि। इनके समान अन्य अनेक त्रिंद्रिय जीव हैं। ये सभी समुच्छिन और नपुंसक हैं तथा पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 प्रकार के होते हैं। इनकी 8 लाख जाति कुल कोटि योनि प्रमुख है। प्रश्न 86, चतुरिंद्रिय जीव कितने प्रकार के हैं? चतुरिंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं, यथा मक्खी, मच्छर, टिड्डी, पतंगा, गोबर का कीड़ा, कृष्ण पत्र यानी कृष्ण पंख वाली तितली, नील पत्र, लोहित पत्र, श्वेत पत्र आदि। इनके समान
अन्य अनेक प्रकार के चतुरिंद्रिय समझना चाहिए। ये सभी समुच्चय और नपुंसक हैं तथा ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक दो प्रकार के होते हैं। इनकी 9 लाख जाति कुल कोटि योनि प्रमुख है। आंटी सेकंड लास्ट लाइन में समुच्चय में बड़ी हुआ आएगी ना? हाँ, करेक्शन कर लो सब कोई। पंचेंद्रिय संसार समापन जीवों की प्रज्ञापना। पद 1 प्रश्न संख्या 87। पंचेंद्रिय जीव कितने प्रकार के हैं? पंचेंद्रिय जीव 4 प्रकार के हैं। 1 नैरिक, 2 तिर्यंच, 3 मनुष्य और 4 देव। नैरिक प्रज्ञापना। पद 1 प्रश्न 88। नैरिक कितने प्रकार के हैं? नैरिक 7 प्रकार के हैं, यथा रत्न प्रभा पृथ्वी नैरिक, यावत तमस्तम प्रभा पृथ्वी नैरिक। ये 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। प्रश्न 89। ये नैरिक सबको शब्द का नैरिक देवता पर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं। इन लोगों के पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। प्रश्न 89। नैरिक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? निर प्लस अ यानी अर्थात इष्ट फल देने वाला शुभ कर्म निर्गत निकल गया हो। जहाँ इष्ट फल की प्राप्ति ना होती हो, अर्थात स्वयं कृत घोर पापों का भयंकर कष्ट भोगता है, वह निरय नरकावास है। निरय में उत्पन्न होने वाले जीव नैरिक कहलाते हैं। ये बहुत बहुलता की अपेक्षा है। बाकी तो देखो सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता ही है वहां पर। पंचेंद्रिय त्रियंच योनिक प्रज्ञापना। पद 1 प्रश्न 90। तिर्यंच योनिक पचेंद्रिय कितने प्रकार के हैं? तिर्यंच योनिक पचेंद्रिय 3 प्रकार के हैं, यथा जलचर, थलचर और खेचर। उर परिसर और भुज परिषद स्थलचर के ही उपभेद हैं। प्रश्न 91। तिर्यंच शब्द का क्या अर्थ है? जो तिर यानी टेढ़े मेढ़े या वक्र, अंचन अर्थात गमन करते हैं, उन्हें तिर्यंच कहते हैं। प्रश्न 92। जलचर कितने प्रकार के हैं? जलचर 5 प्रकार के होते हैं। 1 मत्स्य मछली, पानी में ही रहते हैं। 2 कच्छप कछुए, पानी और स्थल दोनों में रहते हैं। 3 ग्राहक घड़ियाल ग्रेवियल, भोजन पचाने के लिए पत्थरों को निगलने का इनका स्वभाव है। 4 मगर यानी मगरमच्छ, पानी और स्थल दोनों में रहते हैं। ये पानी में श्वास नहीं लेते हैं, किंतु आवश्यकता होने पर ये लगभग 5-6 घंटे तक पानी में बिना श्वास लिए रह सकते हैं। इनके दांत जीवन भर गिरते रहते हैं और उनके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। 5 सुनसुमा। प्रश्न 93। मत्स्य कितने प्रकार के हैं? मत्स्य अनेक प्रकार के होते हैं, यथा संलक्षण मत्स्य यानी बल्ब के समान
प्रकाश पैदा करने वाली मछली, युग मत्स्य यानी मछली की एक जाति, रोहित मत्स्य, तंदुल मत्स्य आदि नाम शास्त्र में दिए गए हैं। इसी प्रकार के अन्य अनेक मत्स्य जानना चाहिए। प्रश्न 94, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 14 गाथा 35 में भगवान महावीर ने रोहित मत्स्य को विशेषता की तुलना मोक्षाभिलाषी साधक से की है। रोहित जातीय मत्स्य तीक्ष्ण पूंछ एवं दाढ़ आदि से जाल को छेद कर निर्भय स्थान में सुखपूर्वक रहता है। उसी प्रकार मोक्षाभिलाषी महापुरुष भी काम भोग रूपी संसार का त्याग करके निर्भयता पूर्वक मोक्ष मार्ग में सुखपूर्वक विचरते हैं। अनुप्रेक्षा कर लो सबको, अपन सब भी निर्भयता पूर्वक विचरण कर रहे हैं, बस खुद ही अपने आप जवाब दे देना। प्रश्न 95, जैन कथा साहित्य में तंदुल मत्स्य के उदाहरण से क्या बोध दिया जाता है? तंदुल यानी चावल, अर्थात चावल जितनी अवगाहना वाला तंदुल मत्स्य मात्र अशुभ विचारों के कारण 7वीं नरक में गया। इस उदाहरण से मानसिक हिंसा से बचने का एवं अच्छे शुभ विचारों में रहने का बोध दिया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट कर लो, ये दोनों लाइनों को। आज अपने विचार कैसे थे चिंतन कर लेना। प्रश्न 96, कच्छप, कछुआ, टॉर्टोइज कितने प्रकार के हैं? कच्छप 2 प्रकार के होते हैं, यथा एक अस्थि कच्छप, इनके शरीर में हड्डियों की बहुलता होती है। 2 मांस कच्छप, इनके शरीर में मांस की बहुलता होती है। हिंद महासागर में पाया जाने वाला मांस कछुआ 400 से 700 किलोग्राम तक का होता है। इतना भारी होते हुए भी यह तैरने में अति कुशल तथा ताकतवर होता है। इनकी लंबाई 4 इंच से 5 फीट तक होती है। अधिकांश कछुए मांसाहारी होते हैं। प्रश्न 97, ग्राह कितने प्रकार के हैं? ग्राह 5 प्रकार के हैं। 1 बिल्ली, 2 बेढल, 3 मूर्धज, 4 उलट और 5 सीमाकार। लेसन लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है एवं इसकी गति बहुत मंद होती है। प्रश्न 98, मगर यानी मगरमच्छ कितने प्रकार के हैं? मगर 2 प्रकार के होते हैं, यथा सौंड मगर और मुष्ट मगर। मुष्ट मगर की पाचन शक्ति इतनी तीव्र होती है कि निगले हुए जानवरों की हड्डियां तक गला देती है। प्रश्न 99, सुनसुमार, शिशुमार, डॉल्फिन कितने प्रकार के हैं? सुनसुमार एक ही प्रकार और आकार के कहे गए हैं। मनुष्य के बाद इसको ही सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। यह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है। प्रश्न नंबर 100, उपयुक्त सभी प्रकार के जलचर कितने प्रकार के हैं? जलचर 2 प्रकार के हैं, यथा समुच्छिम, ये नपुंसक होते हैं, तथा गर्भज, स्त्री पुरुष नपुंसक,
तीनों वेद वाले होते हैं। सभी प्रकार के जलचर पर्याप्तक और अपर्याप्तक दो प्रकार के होते हैं। इनकी 12.5 लाख जाति कुल कोटि योनि प्रमुख है। प्रश्न 101। थलचर कितने प्रकार के हैं? थलचर 2 प्रकार के हैं, यथा चतुष्पद थलचर और परिसर्प थलचर। प्रश्न 102। चतुष्पद थलचर कितने प्रकार के हैं? चतुष्पद थलचर 4 प्रकार के हैं। एक खुरा, पैर के बीच में चीरा जैसा लगा हुआ दिखाई देता है, उसे खुर कहते हैं। इनके पैरों में एक हड्डी होती है तथा ये जुगाली नहीं करते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, कंदलक आदि। 2 द्विखुरा, इनके पैरों में 2 हड्डी होती है तथा ये जुगाली करते हैं, जैसे ऊंट, गाय, भैंस, मृग, सूअर, बकरी आदि। नंबर 3 गंडीपद, इनके पांव सीधे और मजबूत होते हैं, जो भारी शरीर को सहन कर सकते हैं। इनके पैर में खुर नहीं होता है, जैसे हाथी, गैंडा आदि। नंबर 4 सनकपद, नख सहित पैरों वाले, जैसे शेर, भालू, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, खरगोश आदि। इनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, जिससे इन्हें तेज दौड़ने और लड़ने की शक्ति मिलती है। सभी प्रकार के चतुष्पद थलचर समूर्छिम और गर्भज, ये 2 प्रकार के एवं पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। इनकी 10 लाख जाति कुल कोटि योनि प्रमुख है। प्रश्न 103। परिसर्प स्थलचर कितने प्रकार के हैं? परिसर्प स्थलचर 2 प्रकार के होते हैं, यथा उरपरिसर्प अपनी छाती से परिसर्पण रेंग कर चलते हैं, और नंबर 2 भुज परिसर्प अपनी भुजाओं के सहारे चलते हैं, जैसे गोह, लिजार्ड। प्राचीन काल में गोहों का उपयोग लड़ाई के समय किले की ऊंची दीवारों पर चढ़ने के लिए किया जाता था। इनके पैरों की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिस पर चिपक जाती है उससे छुड़ाना आसान नहीं होता है। प्रश्न 104। उरपरिसर्प कितने 102 प्रकार हैं? 102 में लिख लो, तीनों वेद होते हैं। नीचे पीछे है ना, सभी प्रकार के चतुष्पद 2 प्रकार के एवं पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं तथा इनमें तीनों वेद होते हैं। तीनों भेद मतलब? अच्छा, स्त्री तीनों पुरुष नपुंसक। हाँ, ठीक है। हाँ, पढ़ी शोभा। 104। उरपरिसर्प कितने प्रकार के हैं? उरपरिसर्प 4 प्रकार के हैं, यथा 1 अही यानी सर्प, 2 अजगर, 3 आसालिक और 4 महोरक। प्रश्न 105। अही कितने प्रकार के हैं? अही 2 प्रकार के होते हैं, यथा दर्वीकर फन वाले सर्प और मुकुली बिना फन वाले सर्प। प्रश्न 106। दर्वीकर सर्प कितने प्रकार के हैं? दर्वीकर सर्प अनेक प्रकार के हैं, यथा आसी विष यानी दाढ़ में विष, दृष्टि विष, उग्र विष, भोग विष यानी फन
या शरीर में विष, त्वचा विष, लार विष, उच्छ्वास विष, निश्वास विष, कृष्ण सर्प, श्वेत सर्प आदि। दर्भिकर सर्प अधिक विषैले, शीघ्र कुपित होने वाले तथा डरावने होते हैं। ध्यातव्य बिंदु, कटु वचन भी विष के समान होते हैं। आज कटु वचन निकला किसी के? पढ़िए। 107 भगवान महावीर पर दृष्टि ज्वाला एवं चरणों में दंश मारने वाला चंड कौशिक सर्प सर्प योनि में क्यों उत्पन्न हुआ? पूर्व भाव में उग्र क्रोधी स्वभाव वाला होने के कारण चंड कौशिक दृष्टि विष सर्प बना। दृष्टि विष की नजर पड़ते मात्र से जहर चढ़ जाता है। 108 मुकुली करते सिर्फ मनुष्य और वैमानिक, यानी अब अपन उग्र क्रोधी नहीं होते हैं कभी, इस तरह के सर्प योनि आदि में उत्पन्न होते ही नहीं है। 108 मुकुली सर्प कितने प्रकार के हैं? मुकुली सर्प अनेक प्रकार के हैं, यथा दिव्याक, काशाधिक, चित्रली, मंडली, माली आदि। ये अधिकतर विषहीन या अल्प विष वाले होते हैं। 109 अजगर, पाइथन कितने प्रकार के हैं? अजगर एक ही प्रकार के हैं। ये लगभग 20 से 40 फीट लंबे एवं 1 फीट तक मोटे होते हैं, किंतु विषैले नहीं होते हैं। यह अपने शिकार को समूचा ही निगल जाता है। 110 भंते आशालिक किस प्रकार के होते हैं? वे कहाँ समूर्छित उत्पन्न होते हैं? समूर्छित है, ये समूर्छित है। समूर्छित शब्द का अर्थ है उत्पन्न। अच्छा, वे कहाँ समूर्छित उत्पन्न होते हैं? गौतम, आशालिक निर्व्याघात रूप से मनुष्य क्षेत्र में 2.5 द्वीपों में 15 कर्म भूमियों में और व्याघात की अपेक्षा 5 महाविदेह क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ तो निर्व्याघात रूप से मनुष्य क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र का 2.5 द्वीप में। फिर इसका और स्पष्टीकरण दे दिया, 2.5 द्वीप में भी ये 15 कर्म भूमियों में 5 भरत 5 ऐरवत महाविदेह क्षेत्र में ही उत्पन्न होता है। जब व्याघात होता है भरत ऐरवत क्षेत्र में, युगलिक काल होता है, तब आशालिक का यहाँ व्याघात पड़ जाता है इन क्षेत्रों में, तब सिर्फ 5 महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होता है। चक्रवर्ती, वासुदेवों, बलदेवों, मांडलिक यानी अल्प वैभव वाले राजाओं के स्कंधावारों यानी सैनिक शिविरों, ग्राम, नगर, राजधानी आदि का विनाश होने वाला हो, यानी उनका पुण्य समाप्त होने वाला हो, तब इन पूर्वोक्त स्थानों के नीचे की भूमि को फाड़ कर समूर्छित रूप से उत्पन्न होते हैं। ऐसे किसी चक्रवर्ती का पुण्य समाप्त होने वाला होता है, उनके मौजूदगी में रहता नहीं है। जैसे ही वो काल करते हैं और पुण्य समाप्त होने वाला होता है उस नगरी आदि के जीवों का भी, उस समय भूमि से इतनी विपुल मात्रा में ये आशालिक निकलते हैं, पूरी का पूरी नगरी उसमें समा जाती है। कहीं कहीं सिर्फ सैनिक स्कंधावारों, यहाँ सेनाओं का पड़ाव डाला हुआ रहता है, वहां भूमि को फाड़ कर निकल जाते हैं, भूकंप आदि आते हैं, उसी प्रकार ये आशालिक भी संपूर्ण विनाश कर देते हैं। और नहीं, जब तक पुण्य सुरक्षित है, हो सकता है अपन बैठे हो उस जमीन में भी नीचे हो समुच्चय थोड़े बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, काल कर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, अधिक मात्रा में हो जाते हैं। मूल कारण तो पुण्यवानी का ही है। जीवों की पुण्यवानी तीव्र हो तो अधिक उत्पन्न ही नहीं होंगे उस क्षेत्र में।
पढ़िए। प्रश्न 111 असालिक की अवगाहना और स्थिति कितनी होती है? इनकी अवगाहना जघन्य अंगुल के असंख्यतम भाग उत्कृष्ट 12 योजन की होती है। अवगाहना के अनुरूप इनके शरीर की चौड़ाई और मोटाई होती है। ये असंगी, मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी होते हैं तथा अंतर्मुहूर्त की आयु भोग कर काल कर जाते हैं। प्रश्न 112 क्या लवण समुद्र और कलोदधी समुद्र में असालिक होते हैं? नहीं। शास्त्र में यह प्रकट करने के लिए ही मनुष्य क्षेत्र के साथ 2.5 द्वीप और 15 कर्म भूमियों का उल्लेख किया है। प्रश्न 113 5 भरत 5 ऐरवत में असालिक का व्याघात कब होता है? इन क्षेत्रों में जब युगलिक काल होता है तब असालिक नहीं होते हैं, शेष आरों में होते हैं। प्रश्न 114 महोरक कितने प्रकार के हैं? महोरक अनेक प्रकार के हैं। कई महोरक एक अंगुल के, कई पृथक्त्व अंगुल के, कई एक बिलान यानी 12 अंगुल के, कई पृथक्त्व बिलान के, कई एक रत्नी यानी एक हाथ के, अर्थात यावत यहाँ तक है, हाथ यही नहीं समझना, यहाँ से यावत कई हजार योजन के होते हैं। ये स्थल में उत्पन्न होते हैं किंतु जल और स्थल दोनों स्थानों में विचरण करते हैं। ये 2.5 द्वीप में नहीं होते हैं किंतु बाहर के द्वीप समुद्रों में होते हैं। महोरक सर्प का ही एक विशिष्ट प्रकार है। नोट शास्त्रकार ने कितनी विचित्र शैली से में महोरक की प्ररूपणा की है। प्रश्न 115 उपयुक्त चारों प्रकार के कौन है इस शास्त्र के रचयिता? श्यामाचार्य जी। प्रश्न 115 उपर्युक्त चारों प्रकार के उर परिसर कितने प्रकार के कहे गए हैं? संक्षेप में 2 प्रकार के कहे गए हैं। एक सममूर्छिम नपुंसक वेद वाले होते हैं और 2 गर्भज तीनों वेद वाले होते हैं। ये दोनों प्रकार के जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं तथा इनकी 10 लाख जाति कुल कोटि योनि प्रमुख है। प्रश्न 116 भुज परिसर कितने प्रकार के हैं? भुज परिसर अनेक प्रकार के हैं यथा नकुल, नेवले। नेवले के लिए कहा जाता है कि जब वो सांप के साथ युद्ध करता है तो बार बार एक प्रकार का जड़ी बूटियों वाला वृक्ष कोई रहता है, उसके पत्ते सूंघ कर आता है और वापस आकर युद्ध करता है, बीच में युद्ध छोड़कर चला जाता है। उसी प्रकार कहते हैं, वो तुलना करते हैं, हमें भी बार बार साधु साध्वियों के पास, आचार्य उपाध्याय के पास जाकर मोक्ष मार्ग में गति करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी प्रेरणा नेवले का उदाहरण देके ग्रंथकार बताते हैं। ये उसमें शक्ति आ जाती है उस वृक्ष से सुनने से और वापस सूंघने मात्र से, और जाता है सांप से युद्ध करता है। उसी प्रकार इनके पास जाने से हमारी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। सब कोई बहुत लाभ लो अपने जीवन में, साधु साध्वियों की सेवा करके, दर्शन करके चातुर्मास आने वाला है, कोई भी वंचित नहीं रहे। चाहे दूर नहीं जा सके, आसपास भी जो भी हो उनके दर्शन वंदना जरूर करें।
कोई ऐसा नहीं है जो नौकार मंत्र नहीं गिनता है, कोई ऐसा नहीं है दिन भर में नमो लोए सब साउना मन एक बार नहीं कहता है। बहुत लाभ लो इसका, बढ़िया। ये दोनों प्रकार के जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं तथा इनकी प्रश्न नंबर 116 है। भुज परिषद अनेक प्रकार के हैं यथा नकुल, नेवले, गिरगिट, छिपकली, चूहे, गिलहरी आदि। ये समुच्चय और गर्भज होते हैं। समुच्चय नपुंसक होते हैं तथा गर्भज तीनों वेद वाले होते हैं। ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 प्रकार के होते हैं। इनकी 9 लाख जाति कुल कोटि योनि प्रमुख है। जैसे नेवला चलता है, हाँ हाँ, बोलो। नहीं फरमाइए। नेवला चलता है वो भी ऐसे भुजाओं के बल पर चल रहा है। सांप भी वैसे ही चल रहा है, सॉरी बंदर भी वैसे ही चल रहा है। वो स्थलचर है और ये भुज परिसर पे, क्या अंतर है दोनों में? भुज परिसर होते हैं स्तनपान नहीं करते हैं, और स्थलचर होते हैं वो स्तनपान करते हैं। भुज परिसर जन्मते ही हवा का आहार ले लेते हैं। आंटी 102 में जैसे आपने जुड़वाया ना कि इसमें तीनों वेद होते हैं, तो आप जहाँ भी फरमा रहे हैं ना वहाँ आपकी शैली ऐसे चल रही है कि समुच्चय नपुंसक होते हैं तथा गर्भज तीनों वेद वाले होते हैं। ऐसा आपने 3 प्रश्नोत्तर में लिखा है। मैंने नहीं लिखा, भगवान ने वैसे का वही होना है, या कह दिया कि वो है। सब जगह वही अभी पढ़ते वक्त मुझे भी ध्यान है वैसे ही बोल। जितने भी समुच्चय होते हैं असंगी होते हैं और नपुंसक वेदी होते हैं, और जो गर्भज होते हैं उनमें तीनों वेद होते हैं। आंटी जिज्ञासा ले ले। हाँ ले लो। प्रतिभा जी। भाभी जी ये कुल कोटि वाला कैसे निकाला है, जो अंक है इसका गणित? देखो खोलो प्रश्न नंबर। ये इन्होंने ना जो लाडनू से प्रकाशित किताब है जीवा जीवा विगम सूत्र में, उन्होंने इसका इसी प्रकार से दिया और ये माननीय भी है सभी से। जाति से ले रहे हैं, एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, या तिर्यंच गति को जाति के अंतर्गत ले लिया गया है। कुल यानी सजातीय जीवों का समूह, एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं उनके समूह को कुल कहा गया। जैसे एक घरों में भी देख लो, एक कुल में स्त्री पुरुष बच्चे सभी होते हैं, वैसे कुल। कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, योनि उत्पत्ति स्थान। मेरा प्रश्न था ये जो 2 लाख बेंद्रिय 2 लाख तेंद्रिय ऐसे अपने प्रतिक्रमण में चिताते ना, मैं वो वाली बात बोल रही थी। नहीं, वो पहले वर्ण गंध रस स्पर्श से कहते थे, अब उपाध्याय प्रवर कहते हैं कि नहीं वो माननीय नहीं है, इसे अभी स्वीकार कर लो, आगमों में मिलता है, इसका स्पष्टीकरण नहीं है। पहले क्या करते थे, इसको 100 मानकर 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श गुणा करके निकाल लेते थे संख्या। वो मानते नहीं है, बोलते हैं वो नहीं बैठता है, उपाध्याय प्रवर बोलते हैं। तो ये वाली जो संख्या ये आगमों में लिखी हुई है ऐसे 8 लाख ऐसी। हाँ। और जो अपने 84 लाख करते हैं उसमें तो अलग हो गया। अलग विवक्षा है, उसका भी स्पष्टीकरण कैसे देंगे? उसको भी 5 वर्ण 2 गंध से कर लेते थे, वो भी अब मना कर। अच्छा, और प्रश्न नंबर 78। हाँ बोलो। इसमें यद्यपि निगो जीवों की स्थिति अंतर्मूर्ति है, तो प्रश्न ये कि किसले कितनी देर तक साधारण शरीर रहता है। तो मान लीजिए कुछ अनंत जीव उत्पन्न हुए, वे अंतर्मूर्त तक जीवित रहे, फिर वापस कोई अंतर्मूर्त वाले वापस उत्पन्न हो गए, ऐसे करके बहुत सारे अंतर्मूर्त हो सकते हैं ना। मेरा प्रश्न ये हमारा उपाध्याय प्रवर यही फरमाए कि कितनी देर माने। कोई तो मान रहे हैं कि बस अंतर्मौरत, तो एक ही अंतर्मौरत माने, एक समूह आया काल कर गया और अब वो अनंत का एक नहीं है। तो उपाध्याय प्रवर ने फरमाया थोड़ी देर और मान लो उनको। ऐसा कोई स्पष्टीकरण मिल नहीं रहा है, धारणा से उन्होंने कहा थोड़ी देर और मान लो, 5 10 15 मिनट मान लो कि अब तक है किसले अंकुर। अच्छा, मतलब कंटिन्यूअस अंतर्मूर्त वाले कुछ देर तक उत्पन्न हो रहे हैं वैसे। हाँ, कितनी देर उत्पन्न हो रहे हैं वो पता नहीं, मिनट में अपन जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए फरमाया कुछ देर बोल दो। ठीक है। और ये जो आपने भाभी जी बताया कि नेवला वो पत्ता खा कर जाता है कि सूंघ के जाता है, या पत्ता सूंघ कर जाता है? अच्छा आंटी वो पेड़ का नाम पूछ रहे हैं, जिस पेड़ का सूंघता है वो पेड़ का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन है ना पेड़ का नाम पहले सुना हुआ है मरासा और से, लेकिन ग्रंथों में नाम नहीं दिया है पेड़ का।
जिनको ये शास्त्र पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और शायद उनको पता होगा, तो उन्होंने इतनी सुंदर उन महापुरुष ने आचार्य ने उस ग्रंथ में उल्लेख किया, उसी प्रकार साधु साध्वियों के पास जाओ, ऊर्जा लेकर आओ। ठीक है हो गया भाभी जी। प्रतिभा जी? सोनम जी? हाँ जी, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आंटी, एक तो मेरा क्वेश्चन भी यही था, ये जाति कुल कोटि वाला, यानी आंटी अपन जो प्रतिक्रमण लाख बेंद्रे बोलते हैं अभी वो नहीं मानना है अभी इसमें, जैसे 7 लाख बोला हुआ है द्वेंद्रे के लिए। नहीं, प्रतिक्रमण की भाषा है वो वैसे ही रहने दो, वो भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। अच्छा, तो आंटी इसमें 7 लाख मतलब उनकी योनि है, इतने द्वेंद्र उत्पन्न हो सकते हैं। और आंटी एक वो बताया ना आपने कि नरक में जैसे सम्यक दृष्टि नैतिक से मिथ्या दृष्टि नैतिक कितने ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो आपने बताया ना कि बहुलता की अपेक्षा अपन बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अच्छा, बहुत कम होते हैं। और आंटी एक वो जैसे कछुआ मोस्टली मांसाहारी होते हैं, पर बहुत से लोग घर पे भी रखते हैं, तो फिर ऐसे रखने में भी पाप है, क्योंकि घर पे तो मांस वास नहीं देते हैं। तो कोई बात नहीं, नहीं देते हैं तो अच्छा ही है ना, उसे शाकाहारी बना दिया। लेकिन जैसे मतलब ये अच्छा है या गलत है आंटी, क्योंकि जो उनकी चीज है वो उनको नहीं मिल रही है, या उनको अपन कई मनुष्य मांसाहारी कि जो वेजिटेरियन होते हैं ना वो लौकी देते हैं। हाँ, मतलब कैरेट, लौकी, ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स ही दे देते हैं आंटी। उसको बना दिया। कई मांसाहारी मनुष्यों को अगर शाकाहारी बना रहे हैं तो आचार्य आदि को दोष थोड़ी लगता है। तो 1 लाख धर्मपाल पुरुषों को नानालाल जी आचार्य श्री ने बनाया था, जेनी बनाया, तो 1 लाख मनुष्यों का पुण्य लगा उन्हें या पाप सेवन लगा, उनका मांस बंद करा दिया। तो हाँ, पुण्य मिला। और आंटी ये जो आसालिक है वो युगलिक काल में उत्पन्न नहीं होते हैं, ये एक युगलिक में तिलोय फणति आदि ग्रंथों में, और इसमें भी शायद जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति की शायद टीका में भी है, युगलिक काल में असंगी जीव उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ भरत ऐरवत में युगलिक काल जब रहता है तब तक असंगी होते हैं, जब कर्म भूमि काल आ जाता है उस समय उत्पन्न होता है। अच्छा, युगलिक काल में असंगी जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए समुच्चय भी नहीं होते। हो ठीक गया है सोनम आंटी। जी? हाँ हाँ आंटी अब मेरा नंबर है। एक तो है ना आंटी ये प्रश्न संख्या जिसमें लिखा है कि मुष्ट मगर की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि निगले हुए जानवरों की हड्डियां तक गला देती है। तो आंटी क्या इसका फिर तेजस शरीर बहुत एक्टिव मानेंगे क्या? उस नामकरण को अगर बहुत एक्टिव है ऐसा मानेंगे? शारीरिक रचना उसकी वैसी है, पचा देता है, हड्डियां भी गल जाती। और आंटी जैसे है ना ये आसालिक का जो व्याघात कब होता है, जैसे युगलिक काल दिया है ना, मधुकर मुनि जी महाराज साहब ने विवेचन में दुषम दुषम आरा भी लिखा है, छठा आरा भी लिखा है आसालिक का हाँ, उसमें तो कि सुषम कुशम और दुषम विवेचन में लिखा है, गाथा में नहीं, विवेचन था ना। कभी दुषम दुषम का नहीं मान रहे, सुना हुआ भी नहीं था, टीका में भी और शायद आंटी नहीं हो रहा हो, वो दे रहे हैं विवेचन में। और आंटी प्रश्न 110 में ये जिज्ञासा हो रही है कि महाविद्य क्षेत्र में कोई न कोई चक्रवर्ती वासुदेव सदैव रहते हैं, तो जब यहाँ होते हैं तब वहां नहीं होते, और जब यहाँ होते हैं तब वहां होते, उस अपेक्षा से बोला कि निर्व्याघात रूप से 15 कर्म भूमि में सदैव होते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा चक्रवर्ती आदि के स्कंदावारों के नीचे ही वो उत्पन्न होते हो, ये तो बता रहे हैं कि वहां विनाश हो जाता है उनका। हो सकता है अभी भरत क्षेत्र में कहीं हो, कोई विनाश नहीं हो रहा है, अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं, थोड़ा अंतर मुहूर्त में काल कर रहे हैं, वो तो इतनी विपुल मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं कि वहां पे पूरा भूकंप आदि जैसा वातावरण बन जाता है। नहीं आंटी, जैसे व्याख्यात बताया ना, महाविद्य में भी व्याख्यात बता दिया, और ऐसे देखे तो 5 भरत 5 एरवत में भी व्याख्यात हो गया, लेकिन 15 कर्म भूमि में निर्व्याख्यात बोल दिया। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब यहाँ नहीं होते तब वहां का समझना? कौन सा प्रश्न है? 110 महाविद्य में व्याख्यात कैसे पड़ेगा आंटी, वो समझ नहीं आ रहा। कहाँ दिया है व्याज्ञात की, कहाँ दिया है व्याज्ञात की सेकंड अपेक्षा? लाइन में, सेकंड लाइन देखो ना, हाँ, व्याज्ञात व्याख्यात की अपेक्षा महाविद्य क्षेत्र में, तो महाविद्य में व्याख्यात कैसे पड़ा? व्याज्ञात की अपेक्षा महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न शब्द है ना। अच्छा, व्याख्यात पड़ा 5 भरत 5 एरवत में, उस समय महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं, तो महाविद्य में निर्व्याख्यात रूप से रहेंगे। हाँ। अच्छा, हाँ कमला भाई। आंटी 1 मिनट, कमला आंटी। प्रतिभा जी आप पूछ, विनीता जी आप पूछ लीजिए।
हेलो भाभी जी, मैं हाँ पूछती हूँ कि ये प्रश्न इसमें लिखा ना 102 में पैर के बीच में चीरा लगा हुआ दिखाई देता है, हाँ, उसे क्यों जैसे कहते हैं? जैसे पैर के है ना नीचे अपने ये रेखाएं दिख रही है ना, तो उनके ऐसे हाँ। चीरा लगा हुआ जैसे दिखता है। और ये जुगाली नहीं करते हैं, जुगाली क्या होता है? जुगाली होता है ना, गाय भैंस आदि घास खा लेते हैं, बाद में बैठकर वापस उसको चबाते रहते हैं। तो ये तो जुगाली नहीं करते हैं, ये जुगाली करते हैं। गाय हाँ, भैंस तो जुगाली करते हैं। वही और तो बोल गधा कुछ जुगाली 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 तो करते हैं वो घास तो खाता है, घोड़ा घोड़ा घास तो खाता है ना, जुगाली कैसे हुआ ये? घास खाता है वो जुगाली। जुगाली नहीं करता है वो, वापस घास निकाल कर मुंह में चबाता नहीं है। वो हो घास गया कमला निकाल जी? के घास निकाल के चबाता नहीं है। वापस बाहर जैसे खा लिया खाना, वापस हाँ। उसको है ना पेट से, अपन स्कूल में कई बार बचपन में पढ़े हुए होंगे ना ये सब कोई, स्कूल और में ये जुगाली करके पेट में खा लेते हैं और फिर बाद में उसको पचाते हैं, मुंह चलाते रहते हैं वो लोग थोड़ी देर और। हाँ। एक ये है कि इसमें लिखे है ना भूत परिषद 103 में, गो है हाँ, प्राचीन काल में गोहों का उपयोग लड़ाई के समय, ऐसे रिजल्ट लिखा है। गो क्या होता है? एक गोहा गोह नाम का जो होता है, प्राचीन काल में महाराणा प्रताप और के युद्ध का वर्णन पढ़े होंगे, उसमें भी देखे होंगे। अगर किले पर जाना है, सैनिकों को भेजना है, तो रस्सी के अंदर गोह को बांधकर नीचे से ऊपर फेंक देते थे, वो चिपक जाती थी ऊपर, फिर उस रस्सी के सारे सेना पूरी चढ़ जाते थे, इतनी मजबूत पकड़ रहते थे उसके। तो ये लिजर्ड होता है क्या? हाँ, एक तरह का। जो अपने घर में है वो लिजर्ड वैसा नहीं नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं है, ये थोड़ा भिन्न प्रकार का है, इसी जाति का है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया मेरा। जैसे कोई विनीता पत्थर जी, ऐसे है ना, उसको रस्सी में बांध कर ऐसे फेंकते, लंबी रस्सी, वो पूरी का पूरी दीवार जैसे रस्सी रहती है, उस पर पूरी सेना चढ़ जाती थे। हाँ विनीता भाभी जी, जी, एक तो मेरा यही क्वेश्चन था वो लिजेट वाला कि ये अपने जो छिपकली होती है वो ठीक है, वो नहीं है, कोई दूसरी तरह का है, ठीक है। और एक है ना 110 में जो असलिक का वर्णन आ रहा है, ये बाकी तो क्लियर हो गया, उन्होंने श्वेता जी ने पूछा। खाली मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये कभी हो सकता है या होता ही हो जाता है, हुआ है कहीं कि चक्रवर्ती का विनाश ऐसे कभी हुआ है क्या? हाँ, हुआ है, तभी भगवान कह रहे हैं राजधानी मूल पाठ में देखो, भंते गौतम आदि का विनाश वाला हो, अच्छा, पुण्य हुआ है। विनाश होने वाली है, तो ये निमित्त मिल गया, आसाली को उठ के आए। अच्छा, वही प्रश्न। भूकंप क्यों आता है किसी स्थान पर? वहां के ठीक जीवों का ठीक, पुण्य समाप्त होता है तभी आता है ना, सही वैसे ही। सही, ठीक। हाँ आरती जी। कमला जी हैंड रेज है आपका, लेकिन सभी को क्रम से ही लिया जाएगा, आपके पहले जो है उनको उनका समाधान पहले होगा, है ना? आरती जी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, आंटी क्वेश्चन 86 में लिखा है कृष्ण पत्र, कृष्ण पंख वाली तितली, नील पत्र, तो ये ही समझना है ये चतुरिंद्रिय या दूसरी सारी नहीं, चतुरिंद्रिय होगी क्या? तितलियों के रंग लिखे हुए हैं, नीले रंग वाली, सफेद रंग वाली, काले रंग वाली तितली। हाँ तो वही तो दूसरे रंग वाली, मतलब वो भी इंक्लूडेड है ना, सारी तितलियां चतुरिंद्रिय ही है ना? हाँ, हाँ। और आंटी ये जो आशालिक का बताया है और महोरक, ये सांप के आकार के ही होंगे ना? हाँ, तो ये है ना अंगुल का असंख्यतम भाग बताया है, तो इतनी छोटी अवगाहना, मतलब पूरा ग्रुप होगा तो ही वो विनाश कर पाएंगे, एक में तो इतनी शक्ति नहीं होगी ना? किसका बताया? उत्कृष्ट 12 योजन की भी बता दी है ना, हाँ हाँ, इसके पर लिए कहा। हम ऐसे ले कि अगर एक ही है और वो नहीं, अंगुल का असंख्यतम भाग है। एक से नहीं होगा, आरती कथाओं जी, एक से नहीं हाँ होगा, एक उत्पन्न होंगे तभी भूमि फटेगी। एक से तो बगीचा और में देखते हैं ना, मिट्टी के नीचे से कहीं निकलते हैं और निकल जाते हैं, एक खड्डा होता है छोटा सी, बहुत सारे होंगे तभी तो वो मिट्टी ऊंची नीची होती है। हाँ इसके ठीक है। ठीक है। एक आती है कि है ना, घोड़े की लीद में भी आसालिक उत्पन्न हो जाते हैं, 12 योजन की अवगाहना वाले वो हो जाते हैं। समुच्चय गमक में भी अपने आया हुआ है, उसमें भी 12 योजन की होके और पूरे का पूरी भूमि ऊपर से भी फाड़ देते हैं। घोड़ा लीद किया, चक्रवर्ती काल किया, पुण्य समाप्त हुआ उस नगरी का, पूरी नगरी उसमें समा जाती है। महाराजा लोग ये भी उदाहरण देते हैं।
मधु जी, गुलाब आंटी आप पूछ लीजिए ना, गुलाब देवी जी पोथरा आपको unmute जय किए। जिनेन्द्र भाभी जी, हाँ बोलिए। ये जो 72 नंबर है, सिंगाड़े में कितने जीव कहे गए हैं? हाँ 2 जीव बताए हैं ना। तो सिंगाड़े का गुच्छा अनेक वाला है, गुच्छा अनेक वाला है, जीवों वाला है। यथा इसके पत्ते प्रत्येक जीव वाले और इनके फल में 2-2 जीव कहे गए। इसका त्वचा, छाल और शाखा अनेक जीव वाला होता है। ऐसे कैसे? अलग अलग बता दिया ना, पूरा गुच्छा उठाते हैं अपन सिंगाड़े का, तो कितने जीव है, जीवों वाला है। एक एक पत्ते में कितने जीव है, पत्ता प्रत्येक जीवी है या निगोद वाला अनंत साधारण शरीरी है। तो यहाँ भगवान ने खोला उसको कि वो प्रत्येक शरीरी है, एक जीव वाला है, प्रत्येक जीव है, यानी एक पत्ते में एक जीव है। और इसका जो फल है अपने को तो दिखता नहीं है, उसका बीज का छोटा हिस्सा, उसमें 2 जीव पता है। कहीं कोई छोटा सी वो कांटे रहते होंगे, उनमें रहता होगा, हमारा सा ऐसे ही फरमाए थे। उन कांटों में, कांटे तो देखो 3 भी हो जाते हैं कईयों में, लेकिन 2 जीव बताएं, कोई एक कांटे में नहीं रहता होगा। तो इसका मतलब सिंगाड़े में जीव होते हैं 2-2? हाँ, टमाटर में कितने जीव है? एक अनेक है टमाटर ना। अनेक है ना, इसमें तो 2 ही बता रहे हैं भगवान। और ये जो चक्रवर्ती का है, तो हाँ। चक्रवर्ती तो आ गया है ना, कि जैसे मरकरी या तो नारकी में जाता है और या वो देव गति में या मतलब मोक्ष में जाता है दीक्षा ले तो। दीक्षा लेंगे तो देवगति में जाएंगे या मोक्ष में जाएंगे? हाँ, दीक्षा लेंगे तो मतलब नहीं तो नरक में जाएंगे। तो ये पृथ्वी में समुचिम में कैसे गए जाएंगे फिर? नहीं, वो नहीं गए, चक्रवर्ती काल कर गए। अब उस नगरी के जीवों का पुण्य समाप्त हो गया। अच्छा, चक्रवर्ती, उस नगरी के जीव। हाँ, चक्रवर्ती उसी अवस्था में उनके रहते, उनका पुण्य समाप्त नहीं होता है चक्रवर्ती का। अच्छा, जनता का समाप्त हो जाता है। चक्रवर्ती के लिए क्यों जाते हैं नरक में? जब वो दीक्षा इतने भोगों का 6 खंड के भोगों का भोग रहे हैं, जो अधिक भोगों को भोगता है वो अगर यदि त्याग प्रत्याख्यान न करे तो वो नियमा नीची गति में जाता है। तो नियम नरक में। हो गया गुलाब आंटी? हाँ, हो गया। सुनीता जी भुतोड़िया, सुमन जी भुतोड़िया पूछा। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, ये क्वेश्चन नंबर 86, इसमें चतुरेंद्रिय को समुच्चय और नपुंसक बताया है। हाँ। तो ये मच्छर तो मादा और नर दोनों प्रकार के साइंस से पढ़ा है। मादा मच्छर से मलेरिया होता है और अंडे देते हैं वो। नहीं, जो वो अंडे आदि की जो बात चल रही है ना, वो संयोग से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय नियमा नपुंसक होते हैं, समुच्चयम होते हैं, नहीं होते हैं उनमें मादा और उसका भेद। लेकिन जो साइंस बता रही है ना, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी योनियां भी अनेक प्रकार की कही है। तो अमुक प्रकार की योनियों को मादा के विवेचन कर देते हैं वो लोग, और अमुक को पुरुष में कर देते हैं। वनस्पति में भी वो कर रहे हैं, शास्त्र थोड़ी मान रहे हैं उनमें 3 वेद। साइंस तो बता रही है ना उनमें स्त्री वेद, नपुंसक वेद। हाँ, और ये मतलब इसमें नर और मादा का विभाजन नहीं है। नपुंसक में ही 2 भेद करके साइंस कोई भिन्न भिन्न प्रकार है, उन्होंने उसको अलग अलग विभाजित कर दिया है। अच्छा, हो गया सुमन जी? एक प्रश्न और है। एक ये मैं पूछ रही भाभी जी, ये जो किसले वाला 78 है ना, उसी तरह जब जो उगते हुए धनिया पत्ता, प्याज पत्ती, ये सब भी तो वो किसले रूप में है। ये जब जड़ से जैसे प्याज पत्ती को उखाड़ लिया, फिर तो वो मर गया पौधा, फिर तो वो जीवित नहीं है। अगर मिट्टी के संसर्ग में नहीं है तब तो वो निर्जीव हो गया। तभी भी क्या है? तुरंत नहीं होता है ना सुमन भाई। अपन निकाले, कोई पौधा निकाल के रख दिए तो उनमें क्षमता रहती है बुद्धगलों को ग्रहण करके आहार रूप में ग्रहण करने के। मगर आलू वगैरह पड़े रहते हैं, कई महीनों पहले निकाल लिए, फिर भी सचित माने जा रहे हैं ना। हाँ, पर ये नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें जो साधारण रूप में जो जीव उत्पत्ति होती रहती है, क्या वो मिट्टी के संसर्ग के बाद में भी उत्पत्ति चलती रहती है? प्याज पत्ती, धनिया पत्ती, ये सब में भी? हाँ, वो जीव काल नहीं कर रहे तब तक। नए जीव, अब आलू के जीव है, अंतर्मुहूर्त की स्थिति है, महीनों महीनों तक पड़े रहते हैं और मरासा भी उसको सचित मानते हैं ना। हाँ। उनमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, वो योनि है अब तक उनकी, नए जीव आके उत्पन्न होते रह रहे हैं।
नहीं भाभी जी, आलू तो दूसरा प्रकार है, वो तो जम्मी कंद, उसमें तो वो कलियां हैं, इसलिए ये पत्ती की बात जो किसला है ना उसकी बात पूछ रही हूँ। आलू का उदाहरण देकर ये बता रही हूँ। उसी प्रकार अगर पत्ते भी निकाल लिए जाते हैं तो उनमें जब तक आहार ग्रहण करने की क्षमता है, अब पालक पत्ती निकाल ली, अलग पड़ दी, वो पूरी हरी पड़ी है, क्यों, मान लो 1 2 3 8 10 घंटे भी पड़ी है वो हरी, तो उनमें आहार ग्रहण करने की क्षमता है उनके शरीर में। जब तक वो आहार ग्रहण करते रहेंगे तब तक वो जीव मरते नहीं है। वही बात मैं आलू के नुकसान से बता रही हूँ कि नहीं तो आलू का जीव में सड़ जाना चाहिए, जीव मर गए तो, लेकिन वहां नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इनकी तो स्थिति अधिक है, वनस्पति काय की स्थिति अधिक है, तो वो अधिक देर तक जीवित रह गए। तो अंतर्मुहूर्त बाद फिर वही साधारण शरीर ही उत्पन्न होते रहेंगे उसमें, आलू में। जमीन वैसे ना, इसमें ये समझना कि इन्हीं की आयुष चलती जा रही है, निकालने के बाद भी लंबी आयुष है। सुमन जी बहुत जिज्ञासाएं, 3:35 हो गई। शोभा आंटी आप पूछ लीजिए, और सुमन जी आपको काल विशेषण में मिल जाएगा, जो आंटी जी बोले ना काल विशेषण का थोकड़ा भाग है। शोभा आंटी। भाभी जी, ये आसाली के ना समूर्छिम लिखे हैं ना, खाली के समूर्छिम होते हैं, तो ये गर्भज भी होते हैं क्या? क्योंकि प्रश्न नंबर 115 में दिया है ना कि ये चारों प्रकार के उत्सर्ग के कितने प्रकार के होते हैं, तो संक्षेप में 2 प्रकार के हैं 115 में भाभी जी। और परिसर आसालिक का तो वर्णन ही अलग कर दिया ना। आसालिक की परिषद को 4 भेद भी तो हमने लिया ना भाभी जी। 104 में हमने 104 में लिया है अही, अजगर, आसालिक और महोरक। हाँ। और यहाँ क्या दिया है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 115 में उपरयुक्त चारों प्रकार के और परिशब्द कितने प्रकार के कहे हैं? लेकिन आसालिक का फिर स्पष्टीकरण दे दिया ना कि ये सिर्फ नपुंसकी होता है। कोई तो यहाँ पर 3 प्रकार कर लें, यहाँ पर 3 प्रकार कर लें क्या? क्यों 115 में आंटी 110 की लास्ट लाइन में दिया है ना, समुच्चय रूप से उत्पन्न होते हैं। हाँ वो तो ठीक है, 110 में दिया हुआ, परंतु यहाँ फिर 115 में 115 में भी दे दिया ना, चारों प्रकार के समुच्चय, आसालिक समुच्चय में है, तो उनको नपुंसक वेद में तो यहाँ दे दिया है उनको गड़बड़ नहीं। हाँ 2-3 और है, ले लो ना मधु जी। तभी थोड़ी जिज्ञासा है ना, संक्षेप में और जल्दी ले लीजिए। हाँ, मेरा वो कुलकोटि से ही था, वो कंफ्यूज हो रहा था कि प्रतिक्रमण में हम 2 लाख। कमला जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। एक तो मुहूर्त में बताया कि कई हजार योजन के होते हैं, तो कई हजार योजन के हो सकते हैं क्या? हाँ भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र में दी हुई है कई मुहूर्त होते हैं, योजन के होते हैं। ज्यादा तो 1000 योजन अफगान ही होती है ना। हाँ तो यहाँ 1000 ही समझना, कई मतलब कई मुहूर्त होते हैं, वो 1000 योजन, कई होते हैं 1 गुलाम। बराबर वो उसमें। और ये आपने बताया कि ये गिरगिट, छिपकली, ये क्या मतलब स्तनपान करते हैं? वो तो भुज परिसर और स्थलचर का अंतर है। भुज परिसर होते हैं वो करते हैं, स्थलचर स्तनपान करते हैं। अच्छा, और एक है कि यदि महाविद्य क्षेत्र में आसालिक उत्पन्न हुआ, बाहर आया और 12 योजन का है, तो वहां पे खड्डा पड़ जाता है, तो फिर वो कैसे मतलब उसका व्यवस्था करते हैं? पूरी नगरी धंस गई। अच्छा, फिर वो नष्ट हो गई तो वापस बनानी पड़ती होगी। हाँ विनाश हो जाता है, वापस फिर कोई आता है, फिर बन जाती है। अच्छा। यहाँ कच्छ भुज में भूकंप आया था, वापस। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ पर उदाहरण में ये दिया हुआ है झिंगुर। झिंगुर बोल तो कॉकरोच है ना आंटी? हाँ। तो कॉकरोच त्रिइंद्रिय में कैसे है आंटी? चौरिंद्रिय में पढ़ते हैं हम तो। कोई कॉकरोच अलग जाति का होता होगा, शास्त्र में झिंगुर उसी का कह रहे हैं, त्रिइंद्रिय में ही ले रहे हैं। एक्चुअली वो भी बराबर ही है ना आंटी, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है चतुरिंद्रिय में कॉकरोच जो उड़ने वाली है। कोई बात नहीं, वो अनेक प्रकार के होते होंगे, तेंद्रिय भी होते हैं, कोई चतुरिंद्रिय जाति वाले अलग होते होंगे। अपन जो कॉकरोच देखते हैं वो क्या है? चतुरिंद्रिय। हाँ कई वो भी झिंगुर शब्द होता होगा, तीसरा भी। ठीक है आंटी। जय हाँ सुनीता। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ सुनीता। अंग और उपांग में ये डिफरेंस है क्या कि अंग के किसी भी एक किसी विषय को विस्तृत वर्णन करना वो उपांग है?
एक विषय को लेकर विशेष रूप से वर्णन कर देते हैं। परिभाषा दी हुई है ना उपांग किसे कहते हैं शुरू में। वही प्रज्ञापना जैसे उपांग आपने फरमाया इस बुक में। हाँ। और एक ही पूछना था, आलू का जैसे साधारण वनस्पति का है, आलू का जैसे कोई पौधा है तो क्या उसके पत्ते में क्या अनंत जीव आएगी? अब पता नहीं, आलू 23 में आलू के 10 ही भेद अनंत का ही क्या, पत्ता मूल जड़ भगवती सूत्र के 24वें शतक में आया हुआ है। आलू के 10 भेद में अनंत का ही कहा, 10 ही भेदों को अनंत का ही कहा। तो आंटी फिर प्याज के पत्ते बीच सब्जी खाते हैं वो अनंत समझेंगे या क्या समझेंगे? और प्याज का 10 भेद वहाँ नाम नहीं है प्याज का। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि सब भेद हो ही अनंत का ही। हाँ प्रतिभा। अभी जी लास्ट वाला भी आप क्या बोले, प्याज के पत्ते वाला? प्याज के पत्ते क्या, प्याज का नाम नहीं दिया है ना अनंत का एक में। अच्छा। आलू मूली का 23वें शतक में जो वर्णन है। अच्छा, मेरा प्रश्न था भाभी जी कि सारांश रूप में समझना ये है कि वृक्ष के जो ये 10 भेद हो गए उसमें प्रथम 6 भेद कहीं पर प्रत्येक शरीरी भी हो रहे हैं, कहीं पर संख्यात जीवी हो रहे हैं, कहीं पर असंख्यात हो रहे हैं, कहीं पे अनंत भी हो रहे हैं। हाँ ठीक है, और पहचान के मतलब जो वर्णन है वो पहचान के आधार पर हमें समझ लेना है। ठीक हो गया। सभी से निवेदन है, आंटी क्लास में जल्दी आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, क्लास जल्दी स्टार्ट कर लेंगे तो समाधान सबको मिल जाएंगे। नरेंद्र जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। ये सममूर्छित जीव के बारे में जो बताया है मक्खी वगैरह के लिए, ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया था पहले, फिर मैंने इसका पता किया। तो स्कूल लाइफ में तो यही सिखाया गया कि अंडे के बाद लार्वा, प्यूपा और फिर उसके बाद मच्छर होता है। लेकिन एक्चुअल इसका ऐसा है कि इनमें मैथुन भी होता है, सब होता है, लेकिन ये मादा मच्छर जो होता है किसी सुरक्षित जगह में अपने अंडे छोड़ देती है। बाद में पुरुष जो होता है वो शुक्राणु अपने उसके ऊपर छोड़ता है और वो वहां संयोग से जन्म होता है उनका अंडे का। मतलब पेट में नहीं होता। तो मैंने आचार्य से बताया था, बोले हो सकता है। हाँ हो सकता है ना जी। ठीक है आंटी, सबके प्रणाम। कृपा आंटी। काल विशेषण का टुकड़ा भाग 1 में है, शतक 6 उद्देशक 7।